एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में हम करेंगे हरियाणा जीके के PYQ। लगभग 200 क्वेश्चन है इसके अंदर और 110 के अप्रोक्सीमेट हम कर चुके हैं 2 क्लासेस में, और आज की क्लास में हम ये कंप्लीट कर देंगे। फिर इसकी PDF आपको मिलेगी नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस क्लास में जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे वो क्वेश्चन हैं जो HSSC ने आज तक हमसे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हैं, चाहे वो CET हो पीछे वाला, या फिर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, JEE का एग्ज़ाम हो, कोई भी पेपर हो जो HSSC ने लास्ट 4 से 5 साल में लिए हैं। और डिटेल में दे रखा है कि कौन सा प्रश्न किस पेपर में पूछा गया था, और हर क्वेश्चन का यहाँ पर रिटर्न में एक्सप्लेन आपको किया गया है। हरियाणा जीके के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ हैं जो हम कर रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस की डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी गई है। इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी PDF वहाँ पर मिलेगी। इस क्लास की PDF भी आपको वहाँ पर मिलेगी। नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 110% हमारे हो चुके हैं और आज की क्लास में हम करेंगे 111 नंबर प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 दिया है कि हु इज़ द फर्स्ट रेसलर टू विन ए गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम इन 1958। 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला रेसलर यानी कि कुश्तीबाज कौन है? और ये CET के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। मास्टर चंदगीराम, लीलाराम सांगवान, सज्जन सिंह या फिर पहलवान उदयचंद। देखो, ये CET के अंदर पूछा है। CET 2022 के अंदर हुआ था, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो गोल्ड मेडल जीतने वाला कॉमनवेल्थ गेम 1958 में रेसलर हैं और वो है लीलाराम सांगवान। लीलाराम सांगवान। हम डिटेल में पढ़े तो यह कि 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज लीलाराम सांगवान हैं। लीलाराम सांगवान हरियाणा के चरखी दादरी जिले के मंडोला गांव के रहने वाले थे। 1998 में लीलाराम को खेलों में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, लीलाराम सांगवान है हरियाणा के चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से। 1958 को कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और इनको 1998 में यानी कि 40 साल बाद इनको पद्मश्री दिया गया था। आगे है प्रश्न नंबर 112। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज फ्रॉम हरियाणा रिसीव्ड द पद्मश्री इन 2022 इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान और अभियांत्रिकी क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री मिला था? मोतीलाल मदार, रघुवंदर तंवर, सुमित अंतिल और ओम प्रकाश गांधी। देखो, ध्यान रखना किस फील्ड की बात हो रखी है, और यह है साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड की। साइंस के क्षेत्र में किसको मिला था ये बताना है। अब 2022 का क्यों? क्योंकि CET जो 2022 हुआ था उसके हिसाब से करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2022 का जो CET था उसमें 2022 का ही डाटा पूछा था। तो जो अब करंट अफेयर जो अपना आएगा 25-26 का, उसके हिसाब से वो भी करना है, क्योंकि CET मेंस लगभग नवंबर-दिसंबर में ही होगा उसके हिसाब से। तो साइंस के क्षेत्र में जिसको मिला था वो था मोतीलाल मदान। मोतीलाल, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि हरियाणा के मोतीलाल को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान दिया गया है। पशु चिकित्सक, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित है ये। मोतीलाल मदान को पिछले 3 दशक से पशुधन प्रजनन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए यह पुरस्कार मिला। इन्होंने 1990 में करनाल में राष्ट्रीय डेयरी संस्थान में एक भैंस के बछड़े को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया था। 1990 में जो NDRI है ना, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर, वहां पर इन्होंने एक भैंस के बछड़े को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया था। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा मोतीलाल मदान। आगे है प्रश्न नंबर 113। प्रश्न नंबर 113 दिया है कि रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड इन हरियाणा इज अवार्डेड इन विच एरिया। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई जो अवार्ड है, इनाम है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य, साहित्य या फिर खेल? तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में ये दिया जाता है, और ये महिलाओं को दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। महिलाओं को दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड खेल के क्षेत्र में।
हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए किया जाता है। यह पुरस्कार जीवन भर खेलों में योगदान देने वाली महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है और इसमें इनामी राशि है 2 लाख रुपए। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड खेलों के लिए है और ये महिलाओं को दिया जाता है, फीमेल प्लेयर्स को दिया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 114। देखो जितने भी प्रश्न कर रहे हैं हम ये सीईटी के अंदर आए हुए प्रश्न हैं। और अब चाहे आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी मेंस की, हरियाणा जीके के 25% तो आपके पेपर में आएंगे ही। तो ये सारे पीवाईक्यू हैं जो एचएसएससी ने हमसे पूछे हैं। अगला है प्रश्न नंबर 114। विच ब्रीड ऑफ बफेलो इज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा? भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? काला सोना। तो काला सोना कहा जाता है मुर्रा नस्ल की भैंस को। हरियाणा में काला सोना कौन सी भैंस की कौन सी नस्ल है? वह मुर्रा नस्ल की भैंस ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। भैंस की मुर्रा प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। उसे हरियाणा राज्य का गौरव भी कहा जाता है। उच्च विक्रय दाम होने के कारण मुर्रा भैंस को हरियाणा का काला सोना कहते हैं। मुर्रा भैंसाओं का फैलाव हुआ है। यह नस्ल पंजाब में नाभा, पटियाला और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में भी पाली जाती है। ठीक है, मुर्रा नस्ल की भैंस को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 115। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट इन 1930? 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में पहले भारतीय कौन थे? देखो पंजाब हाई कोर्ट, इसका नाम बाद में तो हुआ था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पहले तो इसका नाम पंजाब हाई कोर्ट ही था। तो 1913 में इसका चीफ जस्टिस कौन था? फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस, पहला भारतीय व्यक्ति जो इसका चीफ जस्टिस बना था। गोपाल सिंह, आलोक सिंह, सर छोटू राम या फिर डॉक्टर स्वरूप सिंह? तो कौन था वो? तो वो थे पंजाब हाई कोर्ट था उस समय। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में पहले भारतीय थे गोपाल सिंह। गोपाल सिंह पहले भारतीय थे। सीईटी का ही प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला है प्रश्न नंबर 116। व्हेन वाज द फर्स्ट हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर्म? हरियाणा राज्य का पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहला वित्त आयोग 26 अप्रैल 1994, 15 अक्टूबर 1994, 2 जून 1994, फिर 31 मई 1994। तो देखो सारा साल सभी में सेम दे रखा 1994 का। एग्जैक्ट डेट क्या है? तो एग्जैक्ट डेट है 15 अक्टूबर 1994। 15 अक्टूबर 1994 को हरियाणा राज्य का पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग के अंदर टोटल कितने होते हैं? 5 मेंबर। एक इसका चेयरमैन होगा और 4 अलग से मेंबर होगा। उनकी नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर करेगा। अगला है प्रश्न नंबर 117। मोहनदास करमचंद गांधी वाज अरेस्टेड ऑन विच डेट फ्रॉम पलवल रेलवे स्टेशन while going to पंजाब to protest against the रोलेक्ट एक्ट? महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वो रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब जा रहे थे? देखो महात्मा गांधी को हरियाणा में अरेस्ट किया गया था पलवल रेल स्टेशन से, यह आपने पढ़ रखा है। इसने पूछा है, देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, महात्मा गांधी को पलवल से अरेस्ट किया गया, कहाँ जा रहे थे वो उस समय? पंजाब। क्या करने जा रहे थे? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए वो पंजाब जा रहे थे। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट वही है बिना अपील बिना दलील का कानून, किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने का कानून था। तो इसका विरोध करने के लिए जब पंजाब जा रहे थे तो हरियाणा में पलवल रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था। तो इसमें पूछा गया कि क्या डेट थी, किस समय उनको अरेस्ट किया गया था, यह इसमें आपको बताना है। तो उनको अरेस्ट किया गया था 10 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से 10 अप्रैल 1919 के दिन गिरफ्तार किया गया था जब वे रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब जा रहे थे। अगला है प्रश्न नंबर 118। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ इन हरियाणा? महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कानोड़, सत्यमेवपुरम, कपिस्थल या साइरस? तो ये नाम था कानोड़। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कानोड़। पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कानोड़ का किला कहाँ पर है? तो आपको यह पता है महेंद्रगढ़ का पुराना नाम ही कानोड़ है, तो कानोड़ का किला भी महेंद्रगढ़ में ही है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका, कानोड़। 1816 में पटियाला रियासत के महाराजा
नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के सम्मान में इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया था? पहले कानौड़ नाम था, फिर पटियाला के महाराजा, देखो महेंद्रगढ़ जो पटियाला रियासत के अंदर था, तो वहां के राजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पर यहाँ का नाम रखा था महेंद्रगढ़। आगे है प्रश्न नंबर 19। द शिवालिक हिल्स आर नॉट फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? देखो पहले ये याद रखना, शिवालिक की पहाड़ियां मात्र 3 जिलों में पाई जाती है, और वे आपको याद रखना PAY पे, पंचकुला, अंबाड़ा, यमुनानगर। पंचकुला, अंबाड़ा, यमुनानगर 3 जिलों में ही शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती है बस। तो पंचकुला, यमुनानगर, अंबाड़ा, तो बच गया क्या? सिरसा। सिरसा के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां नहीं मिलती, तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। पंचकुला, अंबाड़ा और यमुनानगर मात्र 3 जिलों में ही शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि हरियाणा की राजधानी क्या है? फिर चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, और ये हरियाणा और पंजाब दोनों की कंबाइंड राजधानी है, हरियाणा की भी और पंजाब की भी। अगला प्रश्न है नर नारायण केव इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में है? नर नारायण गुफा, तो ये कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। नर और नारायण गुफा की बात करें तो नर नारायण गुफा यमुनानगर जिले में है, चंडीगढ़ से 100 किलोमीटर दूर है, और हाथीनी कुंड बैराज यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित है। तो नर नारायण गुफा की बात करें तो ये यमुनानगर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 122 है आगे। ड्यूरिंग रेनी सीजन विच रिवर बिकम्स द मेजर कॉज ऑफ फ्लड्स इन अंबाड़ा एंड कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट? कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अंबाड़ा और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है? अब इसमें से आपको ये देखना है ऐसी कौन सी नदी है जो अंबाड़ा से भी बहती है और कुरुक्षेत्र में बहती है, वो बतानी है। हाकरा, मारकंडा, राक्षी या फिर टांगरी? तो जो नदी अंबाड़ा और कुरुक्षेत्र में बहती है वो है मारकंडा। कौन सी नदी है? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी वर्षा ऋतु के राज्य के अंबाड़ा और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण है। यह नदी हिमाचल एवं हरियाणा में बहती है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बहती है। यह घग्गर नदी की एक उपनदी है, और प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? अरुणा। ये भी याद रखना है, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। और इसकी लंबाई है 120 किलोमीटर, जिसमें से 90 किलोमीटर ये हरियाणा में है और 30 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मारकंडा नदी टोटल 120 किलोमीटर लंबी है। अगला है प्रश्न, विच स्टेट लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ हरियाणा? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? जैसे ये हरियाणा बनाएंगे तो इधर पंचकुला का साइड है, ये उत्तर हरियाणा है, ये दक्षिण हरियाणा है, ये पूर्व में है और ये पश्चिम में है। ठीक है, पश्चिम में इधर बात करें तो इधर फतेहाबाद, सिरसा, हिसार ये सारा है, इधर पंचकुला है, और ये इस साइड सोनीपत वगैरह का साइड। दक्षिण हरियाणा में इधर गुड़गांव, रेवाड़ी, दादरी, महेंद्रगढ़, भिवानी ये सारा है। तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम हो गया ये साउथ वेस्ट, इस साइड है सारा राजस्थान, ये पूरा इधर का सारा एरिया राजस्थान। ऊपर हिमाचल प्रदेश है, थोड़ा सा हिस्सा उत्तराखंड को, इधर उत्तर प्रदेश, इधर दिल्ली है। ठीक है, तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? राजस्थान है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। हरियाणा 22 जिले, अब हरियाणा में कितने जिले हो चुके हैं? 23 जिले हो गए हैं, 23 जिले हो चुके हैं, ये ध्यान रखना आपको। अगला है प्रश्न नंबर 124। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट किस जिले के अंदर है? हिसार, यमुनानगर, सोनीपत या फिर सिरसा? तो दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट है, ये है यमुनानगर के अंदर। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, और इसकी कुल क्षमता है 300 मेगावाट के। 2008 में इसमें काम प्रारंभ शुरू कर दिया था, और इसका काम कर रहे हैं रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और संघाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, 2008 में शुरू हो गया था काम करना इस पर। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है कि हु इज द फाउंडर ऑफ भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट? भाखड़ा बांध के जो प्रोजेक्टर है, संस्थापक वो कौन है? चौधरी छोटूराम, चौधरी बंसीलाल
या फिर रणबीर हुड्डा या फिर भजन लाल? तो आपको सभी को पता किसानों के नेता, इसलिए न किसानों का मसीहा कहा जाता है कौन? चौधरी छोटू राम को। भाखड़ा डैम जो प्रोजेक्ट है वो चौधरी छोटू राम लेकर आए थे। चौधरी छोटू राम ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भाखड़ा गांव में सतलुज नदी पर बना एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है और इसकी ऊंचाई लगभग 207 से लेकर 226 मीटर है। भाखड़ा नामक बांध का निर्माण 1962 में हुआ था। ये भाखड़ा डैम के बारे में सारी चीज़ें ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है, 1962 में निर्माण हुआ था, कंक्रीट से बना हुआ है ये। 207 से लगभग 225 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। अगला है प्रश्न नंबर 126। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन मराठा रूरल एंड। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा, और दूसरा कौन था? अहमद शाह अब्दाली। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। मराठा हार गए थे। 1761 में हुआ था, 14 जनवरी 1761 को, और इस युद्ध में मराठा हार गए थे 14 जनवरी 1761 में। अगला है प्रश्न, इन महाभारत हरियाणा हैज बीन कॉल्ड। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? हरिधाम, कृषिधाम, बहुधन्य या जय संहिता? तो महाभारत में हरियाणा का बहुधान्य प्रदेश, बहुधान्य प्रदेश कहा गया है। एक ऑप्शन है जय संहिता, यह महाभारत का पुराना नाम है। महाभारत का दूसरा नाम क्या था? जय संहिता है, यह भी ध्यान रखना है। तो महाभारत में हरियाणा को कहा गया बहुधान्य प्रदेश कहा गया है। आगे प्रश्न नंबर 128। व्हाट इज ए फरगल और फरगल इन द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ हरियाणा। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? फरगल क्या होता है? तो ये होता है बच्चों को उड़ाने के टोपा, बच्चों को जो सर पर उड़ाते हैं वो। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम फॉर वुमेन इन हरियाणा विच इज गिवन टू ए ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। कौन सा हरियाणा की महिलाओं का एक पारंपरिक विधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है? दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है, कौन सा एक ऐसा परिधान है? लहरिया, दिमच, गुमटी या मंडिया? तो वो है दिमच। दिमच हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है। देखो सीईटी का ही प्रश्न है, ये भी सीईटी 6 नवंबर 2022 में हुआ था, उसका ही। आगे है प्रश्न नंबर 130। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द थीम स्टेट इन 34th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2020 फरीदाबाद। 2020 को फरीदाबाद में 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम स्टेट कौन सा था? एक चीज ध्यान रखना, एक तो ये सूरज कुंड का मेला, ठीक है, और एक कुरुक्षेत्र के अंदर, ये आप जरूर ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र का गीता जयंती महोत्सव। यहां पर कौन सा थीम स्टेट है, थीम कंट्री कौन सा है, 2026 में कौन सा है, 2025 में कौन सा था और 2024 में कौन सा था। लगातार 3 सालों के आपको जरूर ध्यान करने हैं। सूरज कुंड मेले में कौन बनेगा, गीता जयंती पर कौन बनेगा 2026 में, और 2025 और 24 में कौन कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर पेपर में पूछा जाता है ये प्रश्न, गीता जयंती और सूरज कुंड के ऊपर। तो 2020 का डाटा छोड़ दो और हम देखेंगे 2026 का। 2026 का जो सूरज कुंड मेला होगा अब उसका देखेंगे डाटा। यहाँ देखो 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के लिए थीम स्टेट है मेघालय और उत्तर प्रदेश। 2026 का जो होगा वो होगा 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक फरीदाबाद में आयोजित होगा। और थीम कंट्री की बात करें तो वो है इजिप्ट, मिस्र भागीदारी राष्ट्र रहेगा। 2026 का जो सूरज कुंड फेस्टिवल होगा 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक होगा। थीम स्टेट ध्यान रखना कौन कौन से हैं, मेघालय और उत्तर प्रदेश। और थीम कंट्री यानी कि भागीदारी देश की बात करें तो वो है इजिप्ट, मिस्र, इसी को इजिप्ट कहते हैं, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों याद, मेघालय, उत्तर प्रदेश और इजिप्ट। 2026 का जो गीता महोत्सव उसका कोई डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन 2025 का जो गीता महोत्सव है उसका थीम था वो मध्य प्रदेश था, थीम स्टेट। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ध्यान रख के चलना सारा। तो 2026 का है मेघालय, उत्तर प्रदेश।
अगला है प्रश्न नंबर 131, वेयर इन हरियाणा इज द फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन सेटअप। जो एक फ्लाइंग सेंटर है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, जो ट्रेनिंग सेंटर है फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर, वो कहाँ पर है? हवाई जहाज से संबंधित है ये। गुड़गांव, पिंजौर, भिवानी या फिर रोहतक, जो सिविल एविएशन है उससे संबंधित है ये। तो इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है हरियाणा के अंदर वो कहाँ पर है? तो वो है पिंजौर, पिंजौर के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को ही हुई थी नागरिक उड्डयन विभाग की। ये प्रश्न भी कई बार आया, नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा में। तो 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी। और ये फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ है? पिंजौर के अंदर है। आगा है प्रश्न नंबर 132, हरविंदर सिंह ए स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम हरियाणा बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स, हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह वो किस खेल से संबंधित है? शूटिंग, डिस्कस थ्रो, हॉकी और आर्चरी। हरविंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हरविंदर सिंह का जो संबंध है वो है आर्चरी, आर्चरी यानी कि धनुषधारी, आर्चरी से संबंधित है। और प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि उस समय पेरिस टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुआ था, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला प्रश्न नंबर 133, वेयर इज द चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड इन हरियाणा, चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है? मोरनी, पंचकुला, पिपली, कुरुक्षेत्र, हिसार या फिर कैरू, भिवानी। चिंकारा जो प्रजनन केंद्र है वो है भिवानी के अंदर। चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा के कैरू, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैरू जगह वहां पर है। चिंकारा प्रजनन केंद्र 1986 में हिरण पार्क के रूप में विकसित किया गया था। और वर्तमान में चिंकारा प्रजनन केंद्र में 71 चिंकारा उपलब्ध हैं। 71 कहां पर है ये? कैरू, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। प्रश्न नंबर 134 है कि विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज द गर्ल चाइल्ड ईयर इन हरियाणा, किस वर्ष को बालिका वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो वो किया गया था 2006 को। 2006 को बालिका शिशु वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। जितने भी वर्ष हैं वे 2026 को किस वर्ष के रूप में बनाया जाएगा, 2025 को किस रूप में बनाया गया था, 2024 को। तो लास्ट के 4 से 5 साल के आपको जरूर याद करने हैं। जैसे सुशासन से सुशासन की ओर ऐसे जो कुछ बनाए गए थे 2023-24 के सारे दिन, ये साल हैं, वो सारे याद रखने आपको। अगला 135, व्हेन वाज द जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर अर्लियर नोन एज द वल्चर केयर सेंटर इस्टेब्लिश्ड, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र कहा जाता था? गिद्ध जो देखभाल केंद्र था उसका नाम कर दिया जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001, 11, 2007 या 2016 में? तो जटायु प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई थी 2001 के अंदर, पंचकुला के पिंजौर में। पंचकुला के पिंजौर में है, जो गिद्ध और घरेलू गौरैयों के प्रजनन और संरक्षण के लिए बनाया गया है। पिंजौर के अंदर है जटायु प्रजनन केंद्र, 2001 में स्थापना हुई थी। पिंजौर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। आगे प्रश्न नंबर 136, इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ सीट्स इन द हरियाणा विधानसभा इंक्रीज्ड टू 90, हरियाणा विधानसभा की सीटों को किस साल बढ़ाकर 90 कर दिया था? देखो हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, जब इसमें 90 सीटें तो थी नहीं। तो ये आगे 90 सीट कब करी गई थी? तो वो करी गई थी 1977 को, 11 साल बाद। 1977 में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या 90 हो गई थी। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, उस समय कितनी सीट थी? 54 सीट थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब हरियाणा बना तो हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। 1967 में इनको 81 किया गया और 1977 में इनको 90 कर दिया गया था। देखो शुरू में हरियाणा बनाना 1966 में जब तो थी 54, अगले साल 1967 में ये कर दी गई थी 81, मार्च 1967 में, और 1977 में ये कर दी गई थी 90। 3 बार बढ़ी है, पहले 54 थी शुरू में, फिर 81 हुई और बाद में 90 हो गई थी। तीनों डेट ध्यान रखनी है। 1 नवंबर 1966 को 54 सीट थी, मार्च 1967 में 61 हो गई और 1977 में 90 सीट हो गई थी। ये ध्यान रखना, सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके। आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।
काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी PDF आपको वहाँ पर मिलने वाली है नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर। आ गया प्रश्न नंबर 137। हरियाणा स्टेट इज डिवाइडेड इन हाउ मैनी डिवीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू पर्पज। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? कितने डिवीजन है हरियाणा के अंदर? 3, 8, 5 या 6? तो हरियाणा में कितने डिवीजन हैं? 6 डिवीजन हैं। कौन कौन से हैं? अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांव और फरीदाबाद। ये 6 डिवीजन है। 6 के 6 नाम याद रखने हैं। अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांव और फरीदाबाद। 6 डिवीजन है हरियाणा के अंदर। प्रश्न नंबर 138 है, किताब महाभारत वॉर टुक प्लेस एट विच रीजन ऑफ हरियाणा। महाभारत का युद्ध हरियाणा में किस क्षेत्र में हुआ था? तो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी। महाभारत में महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तर में स्थित है। अम्बाड़ा यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 84 कोस में एक फैला एक विशाल क्षेत्र है, 48 कोस में। ठीक है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई है महाभारत में। प्रश्न नंबर 139 है कि एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 हरियाणा इज द ब्लैंक लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा भारत का कितने नंबर पर राज्य है? जनसंख्या के हिसाब से पूछा इसने। तो जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का जो नंबर है वो है 17वां नंबर है। ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन में कहीं भी 17 नहीं दे रखा है, गलत है सारे ऑप्शन। 2011 के सेंसस के हिसाब से जनसंख्या का देखा जाए तो हरियाणा 17वें नंबर पर है भारत में। अगला है कि हरियाणा में एक लोकोक्ति है, तावड़ा में बावड़ा। तावड़ा में बावड़ा, इसका क्या अर्थ है? तावड़ा में बावड़ा का मतलब होता है कि जो उतावले व्यक्ति उनका विवेक शून्य हो जाता है। वो कहते हैं ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी में बावड़ा हो गया। तो तावड़े का बावड़ा अर्थ है कि उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। जो उतावलापन, ज्यादा जल्दबाजी दिखाता है, उसका विवेक शून्य यानी कि उसके सब्र नहीं होता। आगे प्रश्न नंबर 141। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग इन द कॉमनवेल्थ गेम 2018। किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? विनेश फोगाट, योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट या फिर साक्षी मलिक? तो वो जीता था साक्षी मलिक ने। प्रश्न नंबर 142 है, अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स फ्रॉम हरियाणा वॉन द गोल्ड मेडल इन टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक। टोक्यो में 2020 जो पैरा ओलंपिक होती है उसमें गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता था? देखो पैरा ओलंपिक है तो रवि कुमार दहिया, इसने तो वैसे भी नहीं जीता। सुनीता, साक्षी मलिक भी नहीं है। सुनीता शर्मा या फिर सुमित अंतिल? तो पैरा ओलंपिक में जीता था वो था सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और ये भाला फेंकते हैं, ध्यान रखना, ये भाला फेंकने वाले हैं, ये ध्यान रखना। जो नीरज चोपड़ा है उसी से संबंधित है, ये पैरा ओलंपिक प्लेयर है बस। गोल्ड मेडल जीता सुमित अंतिल ने। प्रश्न नंबर 143 है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी डिस्ट्रॉयड विद द टाइटल ऑफ द स्टेट पोएट इन द हरियाणा टू बी बेस्टोव्ड। हरियाणा के पहले राज्य कवि की उपाधि किसे दी गई? पहला राज्य कवि हरियाणा का किसे बनाया गया था? उपाधि किसे मिली? तो हरियाणा का पहले राज्य कवि की उपाधि मिली थी उदय भानु हंस को। उदय भानु हंस। इनकी प्रसिद्ध कविता है भेड़ियों के ढंग, हंस मुक्तावली, संत सिपाही, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 144 है कि गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? ये हमने अभी पढ़ा था। भागवत गीता का जो पहला श्लोक है उसमें कुरुक्षेत्र को किस नाम से लिखा गया है? तो कुरुक्षेत्र को कहा गया है धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र को किस रूप में संबोधित किया गया है? धर्म क्षेत्र के बारे में। भगवत गीता के पहले श्लोक में ही कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र करके लिखा गया है। प्रश्न नंबर 145 देखो, हाउ मैनी सब ट्रेजरीज आर देयर इन हरियाणा एक्सीडिंग टू द हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। देखो 2021-22 का डाटा है ये, जब 82 थी। अब 2025-26 का डाटा आएगा, वो है मोस्ट इंपोर्टेंट। अब जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा 2024-25 का आएगा, सॉरी, वो है मोस्ट इंपोर्टेंट।
अभी जो आए, क्योंकि सीईटी का जो पेपर होगा वो सारे, चाहे ग्रुप डी का हो चाहे हरियाणा पुलिस का हो, सारे पेपर अभी मई जून के पास आसपास होंगे, तो उससे पहले डाटा आ जाएगा आपका मार्च में ही, फरवरी मार्च में, तो वो डाटा आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 146 है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड अटल सर्विस सेंटर इन हरियाणा। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्र कितने हैं जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो वो 16,552। 16,552। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल, ये भी देखो अब नया डाटा आएगा 2025-26 का, उसका बजट देखना है। 2025-26 का बजट अब सरकार पेश करेगी फरवरी में, वो डाटा हमें याद करना है। ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये पुराना डाटा है। देखो 2022-23 का पूछा है, क्योंकि सीटी हुआ था 2022 में, तो करंट अफेयर के हिसाब से जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा और जो बजट आएगा, दोनों याद करने हैं। जिस कैंडिडेट ने पहला सीईटी दिया था उसको भी पता होगा, बजट वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सीईटी का जो प्री हुआ था उसमें भी। आगे है प्रश्न नंबर 148, हु फाउंडेड द जमींदारा लीग अलोंग विद फजल हुसैन इन 1923 टू स्प्रेड द रीच ऑफ यूनियनिस्ट पार्टी इन हरियाणा। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारा लीग की स्थापना करी थी। इतना याद रखना है, जमींदारा लीग की स्थापना किसने करी थी। पहला प्रश्न तो ये है, कब हुई थी ये, 1923 में हरियाणा में। किसने करी थी, फजल हुसैन के साथ मिलकर करी थी। फजल हुसैन के साथ कौन मिला था वे आपको बताना है। तो फजल हुसैन के साथ ये करी थी चौधरी छोटू राम ने, सर छोटू राम ने करी थी जमींदारा लीग की स्थापना। मुस्लिम, हिंदू और सिख जो किसान थे उनका एक गठबंधन था जमींदारा लीग। 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर सर छोटू राम ने जमींदार लीग की स्थापना करी थी हरियाणा के अंदर। आगे है प्रश्न नंबर 149, द फेमस राइटर धरणीधर इन हिज बुक अखंड प्रकाश एड्रेस द स्टेट ऑफ हरियाणा विद द वर्ड। एक लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक अखंड प्रकाश, इन्होंने हरियाणा राज्य को किस शब्द से संबोधित किया है। प्रश्न देखो दो हैं, अखंड प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, धरणीधर। दूसरा है कि धरणीधर की जो पुस्तक अखंड प्रकाश, इसमें हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया गया है, हरितनक, हरिबंका, आर्यन या फिर कुरु जंगल। अखंड प्रकाश में हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया गया है, ये हमें इसमें पूछा गया है। तो अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को हरिबंका शब्द से संबोधित किया गया है। हरिबंका, हरिबंका है जो हरि भगवान इंद्र की पूजा से जुड़ा है, ठीक है, हरिबंका। प्रश्न नंबर 150 है, ऑन विच ओकेजन इज खोड़िया द फेमस डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड। खोड़िया नृत्य है वो हरियाणा में कब करते हैं। हरियाणा के एक प्रसिद्ध नृत्य खोड़िया, तो ये होता है लड़के के विवाह पर। ये देखो विवाह है, लेकिन किसके विवाह पर, लड़के के विवाह पर, ठीक है, लड़के के विवाह पर यह किया जाता है खोड़िया नृत्य। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 151 है, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर सुराही इन हरियाणा। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही के लिए प्रसिद्ध है। सुराही जो एक पतली नोक वाला घड़ा होता है ना, ऐसे ऊपर नोक होती है पतली, वो। रेवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद, गुड़गांव, तो सुराही बनती है झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। झज्जर जिला है वो सुराही के लिए प्रसिद्ध है, झज्जर। प्रश्न नंबर 152 है, लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 मार्च 2006, 1 मार्च 2005, 1 जनवरी 2006 या फिर 1 मार्च 2005। तो इसका है कि लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई थी। हरियाणा राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना की तर्ज पर जिन परिवारों में केवल लड़कियां हैं उनको पेंशन दी जाएगी, जो पेंशन होती है उसके हिसाब से, जो पेंशन मिलती है उसके हिसाब से। देखो 1 अप्रैल 2021 में 2500 कर दी, शुरू में 300 रुपये मिलती थी उस समय, तो 300 मिलती थी, जिसमें सिर्फ लड़कियां हैं, लड़का नहीं है जिनके। और इस योजना के अंतर्गत माता पिता की आयु 45 साल पूर्ण होने पर 15 साल तक ये पेंशन दी जाती है। अगला प्रश्न नंबर 153, मोरनी हिल्स ए टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा।
हरियाणा में मोरनी हिल्स जो है वो कहाँ पर है? मोरनी हिल्स कहाँ पर है ये बताना है। जींद, अंबाला, दादरी या फिर पंचकुला? तो ये है पंचकुला के अंदर। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, हिमालय की शिवालिक का हिस्सा है, भी ध्यान रखना। और मोरनी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? करो। ये भी ध्यान रखना, करो है। आगे प्रश्न नंबर 154, वेयर इज द राजीव गांधी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सिचुएटेड इन हरियाणा? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहां पर है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, और ये हरियाणा में कहां पर है? ये है गुरुग्राम के अंदर। गुड़गांव के अंदर है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क। प्रश्न नंबर 155 है, द हाईएस्ट एलिवेटेड एरिया ऑफ अरावली हिल्स हरियाणा? अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र, तो अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी है ये। कहाँ पर है ये? नारनौल के अंदर है, कुलताजपुर गांव में। और नारनौल किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। महेंद्रगढ़ के अंदर एक तहसील है नारनौल, और वहाँ पर है ढोसी की पहाड़ी, कुलताजपुर गाँव के अंदर है। करो जो है ये मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखना। मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है करो, और ढोसी की पहाड़ी है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई भी लिख रखी कितनी है? 650 मीटर है। 650 मीटर। लेकिन अरावली की देखो, ये जो ढोसी की पहाड़ी है ये अरावली हरियाणा की बात है। पूरे अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है गुरु शिखर, 1722 मीटर, राजस्थान के अंदर है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो राजस्थान के अंदर है, 1722 मीटर। और अकेले हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ढोसी की पहाड़ी। ये चीज अलग अलग है, दोनों ध्यान रखना। आगे प्रश्न नंबर 156, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड इन हरियाणा कम्स अंडर एग्रीकल्चर? हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? कितने भाग पर कृषि की जाती है? तो वो होती है 70% हिस्से में। 70% हिस्से में हरियाणा में खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 157 है, द फर्स्ट ग्रेन एटीएम ऑफ हरियाणा स्टेट हैज बीन सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट? हरियाणा राज्य का पहला अनाज एटीएम कहां पर लगाया गया? पहला ग्रेन एटीएम गुड़गांव, यमुनानगर, पंचकुला, सोनीपत। तो वो लगाया गया था गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, एटीएम से अनाज निकालने वाला। कहाँ कहाँ लगाए गए थे? कर्नाटक, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में। इनकी शुरुआत यहाँ 5 देशों से हुई थी, भारत में 5 स्टेट से। और भारत के बाद ये 5 राज्य थे भारत में, और हरियाणा राज्य में कौन सा है? वो है गुड़गांव। आगे प्रश्न नंबर 158, विच डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा इज ऑल्सो नोन एज हरियाणवी गिद्दा? हरियाणवी गिद्दा किस नृत्य को कहते हैं? हरियाणा देखो, गिद्दा अकेला नृत्य है वो होता पंजाब का, लेकिन हरियाणा गिद्दा किस नृत्य को कहा जाता है? वो है झूमर। झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है। ठीक है, यह नृत्य विवाहित युवतियों द्वारा ढोलक और थाली जैसे वाद्य यंत्रों की ताल पर किया जाता है। हरियाणवी गिद्दा विवाहित स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का क्या नाम है? पूरा झूमर नृत्य है। झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा गया है। प्रश्न नंबर 159 है, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन, तो वो कहते कपिल देव को। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जब जीता इंडिया तो उसका कप्तान थे कपिल देव। हरियाणा हरिकेन के नाम से इनको जाना जाता है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ वहाँ पर मिलने वाली है। अगला है प्रश्न नंबर 160, हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? निर्मल गुलिया का संबंध जिम्नास्टिक, जूडो, हैंडबॉल और हॉकी। तो निर्मल गुलिया का संबंध है जिम्नास्टिक से। जिम्नास्टिक से संबंधित है इनका। प्रश्न नंबर 161 है कि 2022 में पद्मश्री, देखो हमने साइंस के क्षेत्र में पढ़ा था पहले ऊपर प्रश्न, ये किस क्षेत्र में है? ये है सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के लिए। देखो मोतीलाल मदान को मिला था साइंस के क्षेत्र में 2022 में ही। अब ये पूछा है सामाजिक कार्य के लिए किसको मिला था? ये 2022 का डाटा है, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। आपको 2025-26 का सारा डाटा याद करना है। आप ये देखो सीटी 2022 के अंदर 2022 का ही डाटा पूछ रखा है, यानी कि करंट अफेयर है।
तो करंट अफेयर पूछी जाती है पेपर के अंदर। तो वो जो थे 2022 में जिनको पद्मश्री मिला था सामाजिक कार्य के लिए, वो थे ओम प्रकाश गांधी। ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के लिए 2022 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। प्रश्न नंबर 162 है, गुग्गा नवमी का त्योहार हरियाणा में कब मनाया जाता है? गुग्गा नवमी का त्योहार हरियाणा में कब मनाया जाता है? भादवा में, श्रावण में, फागुन में, फिर कार्तिक मास में? गुग्गा नवमी मनाई जाती है भादवों के अंदर, श्रावण के बाद अगला था श्रावण भादवा। गुग्गा नवमी का त्यौहार हरियाणा में भादो मास के चंद्र मास में मनाया जाता है। गुग्गा देव को गुरु गोरखनाथ का प्रमुख शिष्य माना जाता है और राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को प्रथम मानते हैं। और गुग्गा त्योहार मनाता है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ कई अन्य राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो कब मनाया था? भादवों के चंद्र मास के अंदर। आगे प्रश्न नंबर 163, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो नाहड़ जो आता है वो आता है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और कितने एकड़ में है? 522 एकड़ में फैला हुआ है। ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रश्न 164 है कि HPSC हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? HPSC की स्थापना, तो HPSC हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी जिस दिन हरियाणा बना, 1 नवंबर 1966 को ही। HPSC की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत और संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 332 तक संघ एवं राज्यों को लोक सेवा आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान करता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। HPSC के अंदर एक चेयरमैन पाएगा और 8 इसके मेंबर पाएंगे। स्थापना हुई थी कब? 1 नवंबर 1966 को। अगला प्रश्न नंबर 165, हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्त हरियाणा? हरियाणा का पहला लोकायुक्त कौन है? तो पहले लोकायुक्त जो हरियाणा के बने थे वो थे प्रीतम पाल। हरियाणा का पहला लोकायुक्त था प्रीतम पाल। ठीक है, 2011 से 2016 तक। और वर्तमान में है जस्टिस हरिपाल वर्मा। ये वर्तमान में है 2021 से लेकर अब तक 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा, हरिपाल वर्मा। प्रीतम पाल के बाद दूसरे बने थे नवल किशोर अग्रवाल। ये जो ऑप्शन ए दे रखा है ना, ये इस प्रीतम पाल के बाद बने थे। और तीसरे नंबर पर फिलहाल है हरिपाल वर्मा। 5-5 साल का इनका कार्यकाल होता है। प्रश्न नंबर 166 है, पंचखोरा साहिब गुरुद्वारा जो अम्बाड़ा में है किस स्मृति को समर्पित है? यानी कि सिखों के कौन से गुरु को समर्पित है? पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा सिखों के किस गुरु से संबंधित है? तो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में, पहले तो ये ध्यान रखना है। और यह है गुरु श्री हरिकिशन साहिब की स्मृति में। श्री हरिकिशन साहिब वे इस जगह दिल्ली जाने के लिए गए थे, यानी कि दिल्ली जाते समय यहाँ पर रुके थे अम्बाड़ा में, श्री हरिकिशन साहिब जी। यह अम्बाड़ा नारायणगढ़ रोड पर स्थित है। श्री हरिकिशन साहिब जी ने करतारपुर से पंजोखरा तक अपनी यात्रा के दौरान रोपड़, रायपुर और अम्बाड़ा की यात्रा करी थी। तो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा के अंदर गुरु श्री हरिकिशन साहिब जी को समर्पित है। प्रश्न नंबर 167 है कि हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार क्या है? पूर्वी देशांतर विस्तार, तो वो है 74-27 से लेकर 77-36 तक। 74-27 से लेकर 77-36 तक है। और उत्तरी विस्तार की बात करें तो वो है 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट तक। ये डाटा एग्जैक्ट ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 168, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये करा था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां से? पानीपत से। प्रश्न पूछा गया था जब ये अभियान लॉन्च हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ कौन सी हीरोइन स्टेज पर थी? तो उस समय कौन सी हीरोइन थी? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ स्टेज पर थी पानीपत के अंदर। 2015 की बात है ये, 22 जनवरी 2015 को। आगे है प्रश्न नंबर 169, ये भी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का डाटा है। ये काफ़ी पुराना हो गया है। अब जो नया डाटा आएगा
वो जरूर करना है। एक तो इकोनॉमिक सर्वे करना है और एक बजट 2026 में आएगा अभी सारा का सारा फरवरी मार्च का, वो करना है हमें अच्छे से। जरूर पेपर में क्वेश्चन आएगा वहाँ से, 1 से 2 प्रश्न हर पेपर में मिलेंगे। आगे प्रश्न नंबर 170, देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा कौन से नंबर पर है? सब्जियों के उत्पादन में, तो देश में सब्जी उत्पादन में हरियाणा 11वें नंबर पर है। यूपी पहले नंबर पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। देश में जितनी भी सब्जी बनती है हरियाणा 11वें नंबर पर है। पहले नंबर पर है यूपी, दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल सब्जी उत्पादन में। प्रश्न नंबर 171 है हाथिनी कुंड बैराज। तो हाथिनी कुंड बैराज कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है। किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। हाथिनी कुंड बैराज यमुना नदी पर है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और यहाँ पर नर नारायण गुफा भी है, यमुनानगर के अंदर है। हाथिनी कुंड बैराज की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कंक्रीट से बनाया हुआ बैराज है ये। और यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती है यहीं से। प्रश्न नंबर 172 देखो, विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल इन हरियाणा? हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म किस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है सेंट्रल मेंटल डिपार्टमेंट, केंद्रीय मानसिक विभाग के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल स्वास्थ्य विभाग जो है मेन, सॉरी ये ऑप्शन डी उत्तर होगा इसका, हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि हरियाणा स्टेट का है तो सेंटर का तो अलग ही गलत है। ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। स्वास्थ्य विभाग ने लॉन्च करा है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 173 है कि विच प्लेयर ऑफ हरियाणा हैज बिकम द 229th ओडीआई प्लेयर ऑफ इंडिया? भारत का 229वां प्लेयर बन गया। कौन था वो? नवदीप सैनी। इंडिया का 229वां कहाँ क्यों पूछा गया? क्योंकि हरियाणा का प्लेयर था जो भारतीय टीम में सिलेक्ट हुआ क्रिकेट के लिए, नवदीप सैनी। प्रश्न नंबर 174 है कि विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय हरियाणा टू कीप ए वॉच ऑन इलीगल माइनिंग? अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू करी हरियाणा सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए? तो ये करी थी ई रवाना योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ई रवाना योजना हरियाणा सरकार ने शुरू करी थी अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए। ई रवाना योजना, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 175 है कि कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है? पुरुष और महिला, तो ये होता फाग। फाग नृत्य होता है होली पर। एक लूर नृत्य भी होता है होली पर, ये लेकिन नहीं किया जाता, सिर्फ महिलाओं द्वारा। लेकिन फाग नृत्य है जो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा फागुन मास के अंदर हो किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे सारे 175 प्रश्न थे इस क्वेश्चन बैंक के अंदर, जो हरियाणा HSSC ने CET में पूछा है, पुलिस के पेपर में पूछा है, जो भी पिछले 4 से 5 साल में पेपर लिए हैं HSSC ने, उसके अंदर जो जो प्रश्न पूछे गए हैं हरियाणा जीके के, ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो हमने करे हैं। सभी प्रश्न का डिटेल में सॉल्यूशन हमने देखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी PDF मिलेगी। इस क्लास की PDF भी वहीं पर मिलेगी आपको। टोटल 175 प्रश्न है, 3 क्लास में हमने ये पूरे करे हैं। डिटेल में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देखा है, साथ में ये भी बताया कौन कौन सा टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से करंट अफेयर भी इसके अंदर शामिल की गई है। तो ये हरियाणा जीके की एक सीरीज़ कंप्लीट हुई। आगे क्लास में फिर से हम नई सीरीज लेके आएंगे हरियाणा जीके की ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके के MCQ क्वेश्चंस हम करेंगे, क्योंकि चाहे हरियाणा CET का पेपर हो, चाहे ग्रुप D का हो, चाहे हरियाणा पुलिस का पेपर हो, 25 प्रश्न जो आएंगे इसमें वो हरियाणा जीके के आएंगे। तो हरियाणा जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है HSSC के पेपर के लिए। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।
एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।